नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के डीएनएस को हम आरंभ करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना पर बात कर लेते हैं। और उस महत्वपूर्ण सूचना का प्रथम बिंदु यह है कि जो डीएनएस प्रोग्राम हमारा चल रहा है, डीएनएस वीडियो श्रृंखला चल रहा है करंट अफेयर्स का, इसको हम कुछ समय के लिए स्थगित करेंगे। और स्थगित करने का कारण क्या है? तो स्थगित करने का कारण आगामी प्रारंभिक परीक्षा है। और इसलिए राउज आईएएस की हिंदी टीम का यह प्रयास रहेगा कि हम प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए ही कुछ वीडियो श्रृंखला यहां पर आरंभ करें जो आपको स्पेशली प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो। डीएनएस में क्या करते हैं हम? तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण खबर तो लेते ही हैं, उसके साथ जो मुख्य परीक्षा का खबर लेते हैं वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करते हैं, काफी ज्यादा समय वो लेता है। जबकि प्रारंभिक परीक्षा जब करीब आ गया है तो हमें प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए ही विषय वस्तु को शामिल करना जरूरी है, जिससे कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में काफी उससे फायदा मिल सके। तो एक बार मैं आपको प्लान बता देता हूं पहले कि देखिए, अभी जो डीएनएस हिंदी चल रहा है करंट अफेयर्स के लिए, इस डीएनएस हिंदी का आज का जो ये लेक्चर है ये लास्ट रहेगा अभी के लिए। अगर सरल शब्दों में बोले तो अस्थायी रूप से इसको हम अस्थायी रूप से अभी इसको हम क्या कर दे रहे हैं? स्थगित कर दे रहे हैं। और भविष्य में इसको फिर से जब भी उचित समय लगेगा तो हम इसको फिर से क्या कर लेंगे? चालू करेंगे। लेकिन इसके बदले में हम क्या करेंगे? आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा जो 2024 है ये 26 मई 2024 को आयोजित होना है। तो 26 मई 2024 को जब ये आयोजित होना है तो हम क्या करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम विषयवार और टॉपिक वाइज जो भी महत्वपूर्ण साल भर की घटनाएं हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसको विषयवार, मतलब अगर मान लीजिए इकोनॉमी से है तो फिर अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसे ही ज्योग्राफी से, भूगोल से, ऐसे ही हम जो पर्यावरण है इससे, ऐसे जो भी महत्वपूर्ण विषय प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं उनको विषयवार टॉपिक वाइज बेसिक अर्थात आधारभूत जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उस बेसिक कंसेप्ट को समाहित करते हुए प्लस जो समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है, इस करंट अफेयर्स को मिलाते हुए आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में हम मदद कर सकें और आप हमारे इन वीडियोज को देखकर जो भी प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित वीडियो श्रृंखलाएं होंगी उन वीडियो श्रृंखलाओं को देखकर अपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में काफी कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। तो ठीक है, आज के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने लेक्चर के रूपरेखा पर आए उससे पहले हर बार की तरह हम एक बार स्लाइड्स को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्लाइड्स में आज हम 3 खबरों को हर बार की भांति लेंगे, जिसमें से 2 खबरें प्रारंभिक परीक्षा के लिए रहेंगी तो एक खबर समग्र रूप से मुख्य परीक्षा के लिए रहेगा। हालांकि इसमें से भी जो मुख्य परीक्षा का खबर होता है उससे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इवन पूछा भी गया होता है। तो कैसे पढ़ेंगे हम? तो ये तो ब्लैंक सीट यहां पे हो गया। हम खबर लगाएंगे, उसके बाद उसको सिलेबस से जोड़ेंगे। पहले मुख्य परीक्षा की खबर लेंगे
और उसके बाद उसको जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है 1 घंटे के लेक्चर में, जो हमारा 55 मिनट, 50 मिनट, 48 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें जितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो सकता है उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। फिर प्रारंभिक परीक्षा के खबर पर आ जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के खबरों को भी हम जितना महत्वपूर्ण बातें होती हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबको कवर करने का प्रयास करते हैं, और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी आपको दिया जाता है, जिससे कि आप अभ्यास प्रश्नों को हल करके अपनी तैयारी को एक बार चेक कर सकें, जांच कर सकें कि आपने इस लेक्चर से क्या पढ़ा और कितनी बातें आपको समझ में आई और किस तरीके से आप इसको अपनी परीक्षा की तैयारी में शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रारूप होता है डीएनएस का। भविष्य में हम डीएनएस को आगे फिर बढ़ाएंगे तो हमारा प्रारूप ऐसे ही रहेगा, और जो नवीनता हम लाएंगे वो आपके सामने रखेंगे। बस ये अभी कंफर्म है कि आज हम डीएनएस कंप्लीट करके और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो लेक्चर की रूपरेखा देखिए। आज हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुकी और जोनी जनजातियों से संबंधित एक विषय वस्तु लेंगे। कुकी और जोनी जनजातियों से संबंधित खबर क्यों न्यूज में है अभी हम देखेंगे, और क्या पढ़ना चाहिए इसमें वो भी हम देखेंगे। ऐसे ही जो प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा हमारा खबर है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन से संबंधित खबर है। आपको पता है कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उन सरकारी योजनाओं से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साल देखेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन आया था, और भी ऐसे बहुत से प्रश्न आप देखेंगे तो योजनाओं से पूछे जाते हैं। हालांकि इस बात को हम मेंस के तरीके से भी कवर कर सकते हैं, जल से जुड़ी बातें हैं तो, लेकिन आज हम इसको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ले रहे हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए हम भारत में बहुआयामी गरीबी से संबंधित विषय वस्तु लेंगे। आपको याद होगा कि इससे पिछले जो डीएनएस मैंने लिया था 16 जनवरी का, उसमें मैंने आपको बहुआयामी सूचकांकों के बारे में बताया था कि नीति आयोग का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो क्या है, यूएनडीपी द्वारा जो जारी किया जाता है, ओफी संस्था दोनों मिलकर जो जारी करती हैं 2010 से, उसके क्या संकेतक, क्या आयाम है। तो पीटी के दृष्टिकोण से उस दिन मैंने कवर कर लिया था। आज मैं उस बातों को छोड़ते हुए कॉम्प्रिहेंसिव जो मुख्य परीक्षा के लिए जरूरत रहेगी उसको कवर करूंगा, और उस लेक्चर का लिंक भी साथ में लगा दूंगा कि आप वो फैक्चुअल बातें वहां से जाके पढ़ सकें। तो चलिए, आज के इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इससे पहले अगर आपको हमारा क्या प्रारूप रहेगा उसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। और उसके बाद हम आज की खबर पे, पहली खबर पे आ जाते हैं। देखिए, ये खबर कई न्यूज में आप देख रहे थे, कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज जो मैंने ये खबर लिया है जनसत्ता के पेज नंबर 1 पे है। देख सकते हैं कि 9 साल में 25 करोड़ 24.82 समथिंग है, इतना करोड़, जिसको राउंड फिगर में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, ऐसा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नीति आयोग ने जो अपना रिपोर्ट जारी किया है बहुआयामी निर्धनता पर, उसको मानक बनाकर ही ये बात कर रहे हैं, जो हमने 16 तारीख के डीएनएस में प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से पढ़ भी लिया था। इसी खबर के आगे का भाग इसमें बताया गया है, जो पेज नंबर 8 पर दिया गया है जनसत्ता के। तो ये तो खबर, क्या खबर थी हमने देख लिया। संदर्भ क्या है? सिंपल बात यह है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में बताया है कि 2013-14 के बाद से जो 2022-23 है, तब तक जो गरीबी है बहुत ज्यादा कम हुई है, बहुआयामी निर्धनता में कमी आई है, और इस तरीके से बहुत सी बातें किया है। सरकारी योजनाएं बहुत अच्छा काम की हैं, उनके कारण ये संभव हो चुका है। यही सारी बातें इस खबर में की गई हैं। तो अब हम इसको सिलेबस से जोड़ लेते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में आप देखेंगे तो प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन 1 में महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और प्रश्न भी पूछा जा चुका है, अभी हम देखेंगे। और ऐसे ही आप देखेंगे प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 2 में तो स्पष्टता लिखा हुआ है सिलेबस में, गरीबी और भूख से संबंधित विषय स्पष्ट रूप से मेंशन है। और प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन 3 में अगर आप जाएंगे
तो वहां भी गरीबी से जुड़े बातें, गरीबी का मापन कैसे किया जाता है, बाकी सारी चीजें इकोनॉमी में भी रहती है। खासकर प्रारंभिक परीक्षा वाले दृष्टिकोण में तो वो बात बहुत ज्यादा ही रिलेवेंट होती है। तो कहां वो गिर जाएगा? मेंस में हम देखेंगे तो मेंस में वो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार यहाँ पे दिया है। विकास तथा रोजगार इसमें जुड़ सकता है, इससे विषय और समावेशी विकास से संबंधित और इससे उत्पन्न विषय में भी इसको हम जोड़ सकते हैं। तो सिलेबस के कई पेपरों में जुड़ता है, कई पेपर, कई सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में जुड़ रहा है, तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब विगत वर्षों में देखिए इससे प्रश्न हम देखें तो विगत वर्ष में प्रश्न देखेंगे 2019 में ये पूछा गया है, और 2019 में पूछा गया कैसे, सॉरी ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरीके से पूछा है कि कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है क्योंकि, और चार ऑप्शन दे दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हल करके देखिएगा। मुख्य परीक्षा में देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में इससे ये 2018 में पूछा गया था, और 2018 में पूछा गया था ये GS2 में पूछा गया था, और 2021 में ये पूछा गया था, सॉरी ये GS1 में पूछा गया था, और GS2 में पूछा गया था। कब? तो 2021 में। तो GS1 GS2 में पूछा गया है, GS3 में डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली चीजें जरूरत पड़ती हैं हमें इसकी। अब आते हैं और इसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है उसको पढ़ चुके हैं, तो उसकी बात यहां नहीं करेंगे, यहां विश्लेषणात्मक बातें करेंगे, विश्लेषण जैसा करेंगे। सबसे पहले गरीबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। परिभाषा इसका क्या है? तो गरीबी का मतलब क्या कि जब व्यक्ति अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उन आधारभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है? गरीब है। लेकिन ये जनरल भाषा में है। कुछ स्टैंडर्ड परिभाषा हम देना चाहें, मानक परिभाषा देना चाहें, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो है, ये गरीबी को अवसरों और विकल्पों से वंचित या वंचना बोल सकते हैं, वंचना एवं मानवीय गरिमा के उल्लंघन के रूप में परिभाषित करता है। क्योंकि गरीब व्यक्ति न तो सही से जीवन जी सकता है, न उसकी आप देख सकते हैं तो मानवीय गरिमा है, तो मानवीय गरिमा उसके लिए मतलब मानवीय गरिमा को बनाए रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए UNDP इस प्रकार का परिभाषा देता है कि गरीबी को अवसरों और विकल्पों से वंचना और मानवीय गरिमा के उल्लंघन के रूप में परिभाषित करता है UNDP। आय गरीबी, UNDP दो प्रकार की गरीबी बताता है, आय गरीबी, मानव गरीबी। आय गरीबी क्या है? जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं से वंचन, केवल रोटी, कपड़ा, मकान, इस टाइप की चीजों से, कैलोरी जो हम लेते हैं खाने के लिए उस पर बात करें, कुछ संकीर्ण एक तरीके से ये बात है। आय अक्सर देख लेते हैं कितना आय लोगों को मिल रहा है, उसके हिसाब से गरीबी देखते हैं, इसलिए ये आय गरीबी है, संकीर्ण सोच है। मानव गरीबी ये ज्यादा ब्रॉड है कि सभ्य स्तर का जीवन जीने के लिए अवसरों से वंचित होना। सभ्य स्तर का जीवन जीना है तो आपको मनोरंजन भी चाहिए, आपको परिवहन के लिए साधन भी चाहिए, आपको खाने पीने के लिए चीजें चाहिए अच्छी, आपको स्वच्छता भी चाहिए, आपको स्वच्छ पानी भी चाहिए, आपको स्वच्छ वातावरण भी चाहिए, तो बहुत कुछ चीजें हैं उसमें। तो इसलिए ये व्यापक है मानव गरीबी। और विश्व बैंक इसी को बोलता है कि विश्व बैंक गरीबी को लोगों की एक न्यूनतम जीवन निर्वाह के स्तर को प्राप्त करने की असमर्थता के रूप में परिभाषित करता है। तो विश्व बैंक सारी बातें तो वही है कि जब लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सकें तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो गरीब है। अब गरीबी के हम प्रकार देखेंगे, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष गरीबी क्या है, निरपेक्ष गरीबी क्या है, तो और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं आगे। इसलिए मैं बेसिक बातें यहां पे ले लिया हूं, बाकी पूरा गरीबी एक बड़ा टॉपिक होता है जो डेफिनेटली आप भी जब भी जहां भी तैयारी किए होंगे तो पूरा आपको समग्र रूप से पढ़ाया गया होगा। गरीबी के प्रकार UNDP द्वारा वर्ष 1995 में दो रूपों में वर्गीकृत किया गया, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का प्रयोग सबसे पहले FAO जो
फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, रोम बेस्ड, इटली में, उसके प्रथम महानिदेशक आर वायड ने 1945 में किया था। और इसके मापन हेतु गरीबी रेखा की अवधारणा प्रयोग में लाई जाती है। थोड़ी बात समझ लीजिए, गरीबी को अगर हम सापेक्ष गरीबी पहले समझें तो सापेक्ष गरीबी का मतलब ये हो गया कि ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति वर्ष भर में 2 करोड़ रुपए कमाता है और ये व्यक्ति वर्ष भर में, एक वर्ष में 20 लाख रुपए कमाता है। तो डेफिनेटली 20 लाख में ये भी अपना जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे से कर लेगा और ये भी अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से ही कर लेगा। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर हम देखेंगे, तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भले ही आवश्यकताएं पूरी हो रही है लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो व्यक्ति ए और ये व्यक्ति बी, तो व्यक्ति ए क्या है, गरीब है व्यक्ति बी की तुलना में, लेकिन अपने जीवन की जितनी भी निर्वाह या आवश्यक जरूरतें हैं वो आराम से 20 लाख में पूरा कर पा रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या हम, सापेक्ष गरीबी। इसको फाइंड करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं कि जो जनसंख्या के सबसे ऊपर 5 से 10% लोग हैं, ये 5 से 10% लोग सबसे ऊपर हैं और सबसे निचले पिरामिड में 5 से 10% लोग हैं, इनके आय का तुलना करते हैं। इनके आय का तुलना करके हम क्या करते हैं, सापेक्ष गरीबी को निकालते हैं। अब बात आती है निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी में सिर्फ क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी में हम ये देखते हैं कि एक मौद्रिक मूल्य निकालते हैं। पहले, सबसे पहले तो एक मौद्रिक मूल्य निकालते हैं कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन या प्रति माह, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, कुछ भी कर सकते हैं, अक्सर प्रति माह प्रतिदिन चलता है, या तो प्रति माह या तो प्रतिदिन, प्रति माह या प्रतिदिन कितना रुपए खर्च कर ले, कितना रुपए खर्च कर ले तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और इसी मौद्रिक जो राशि को हम बोल देते हैं, एक सीमा बना देते हैं और इसको गरीबी रेखा बोलने लगते हैं। गरीबी रेखा वर्चुअल तरीके से बना देते हैं। इस गरीबी रेखा के ऊपर जो जनसंख्या वर्ग होता है उसको निरपेक्ष गरीब बोलते हैं। कि ऊपर होता है वो गरीब नहीं रहता है, गरीबी रेखा से ऊपर होता है, और जो इससे नीचे आता है, इससे कम आय वाला व्यक्ति होता है या खर्च कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति है, अर्थात गरीब है। ये गरीब है और ऊपर है तो गरीब नहीं है। भारत में इसी प्रकार की अवधारणा प्रयोग में लाई जाती है। जो आपको पता है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी लेटेस्ट आई थी, फिर उसके बाद आपने देखा कि जब उस पर विवाद हुआ कि उन्होंने बहुत कम ले लिया है ग्रामीण और शहरी चीजों को, तो फिर क्या कर दिया गया, रंगराजन समिति बनाया गया। रंगराजन समिति ने 2014 में अपना रिपोर्ट दिया और रंगराजन समिति के अनुसार ही अभी हम देखें तो हमारा गरीबी की गणना की जाती है। तो ये हो गया सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। जनरली आप इसको समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो यही बात यहां पे किया गया है कि सापेक्ष गरीबी स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष वाली और निरपेक्ष वाली में क्या किया जाता है, एक गरीबी रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। अब आता है गरीबी रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। गरीबी रेखा के 2 दृष्टिकोण हैं। परंपरागत या आधारभूत दृष्टिकोण में केवल एक डायमेंशन, एक चर या 2 चर लेते थे। आय अक्सर रहता था प्रति व्यक्ति आय। इसको संकीर्ण बोलते हैं। केवल आय ही मिल जाए तो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर नहीं निकल जाएगा। लेकिन अब इसकी समग्र एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है और ये बहुआयामी दृष्टिकोण आप देखते हैं यूएनडीपी द्वारा 2010 से शुरू किया गया, ऊफी के साथ मिलाकर। जो हमारा नीति आयोग है, आप देखते हैं नीति आयोग हमारा, नीति आयोग द्वारा कब से शुरू किया गया, 2021 से, जो है पहले डीएनएस में पढ़ा चुका हूं। और इसके पहले आप सुरेश तेंदुलकर समिति देखेंगे तो सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति भी इस टाइप की बात करती है कि हमें जीवन के अन्य पहलुओं को शामिल करते हुए ही गरीबी को देखना चाहिए। अर्थात बहुआयामी गरीबी में जो कई चरों को शामिल किया जाता है, एक व्यापक अवधारणा यह है। अब बात आती है कि भारत में गरीबी की माप, अब ये एक अलग डायमेंशन हो जाएगा, मैं उस डायमेंशन की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ फैक्ट मैं आपको देता हूं
कि भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं। पहले तो आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के जमाने में जो किया था, ड्रेन सिस्टम या ड्रेन थियोरी दिया था, अब उस पर हम नहीं जाएंगे, बल्कि स्वतंत्र भारत में आप देखेंगे दांडेकर और रथ कमेटी बनी थी, बीएस मिन्हास कमेटी बनी थी, पीडी ओझा कमेटी बनी, प्रणब वर्धन कमेटी बनी, एसपी गुप्त कमेटी बनी, तेंदुलकर और सी रंगराजन कमेटी बनी है। और इसके अलावा योजना आयोग जब था तो योजना आयोग लगातार गरीबी के माप देता रहता था, और उसके बाद अब नीति आयोग दे रहा है। और ध्यान रखिएगा कि ज्यादा हम किसको मानते हैं, क्योंकि ये लोग तो सिफारिश देते हैं, दांडेकर हो गए, बीएस मिन्हास हो गए, पीडी ओझा, ये समितियां तो सुझाव देती हैं, लेकिन अंततः हम गरीबी रेखा के निर्धारण और गरीबी रेखा के अनुमान के संबंध में योजना आयोग के अनुमान को ही ज्यादा वरीयता दिया करते थे, और अब नीति आयोग को हम दे रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग आप देखेंगे न्यूज पढ़ रहे होंगे तो नीति आयोग को बोल रहे हैं कि वो क्या है, एक तरीके से सरकार की, प्रधानमंत्री की तोता जैसा काम कर रही है। और फिर आप देखें सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जो मैं आपको बताया कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी लेटेस्ट जो थी 17.2 रुपए, ग्रामीण लोग अगर 17.2 रुपए खर्च कर रहे हैं तो बोला कि ये क्या है, गरीब नहीं है। और शहर में अगर 33.3 रुपए प्रतिदिन उपभोग कर रहे हैं शहरी लोग, तो वो भी गरीब नहीं है। तो इस पर हंगामा हुआ, इसमें गरीबी काफी कम हो गई थी। तो फिर उसको सुधार करने के लिए रंगराजन समिति गठित किया गया, और सी रंगराजन जी की जो समिति थी उसने 2014 में बोला कि 32 रुपए प्रतिदिन व्यय अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, इससे नीचे वाला गरीब होगा। और शहर में 47 रुपए प्रतिदिन अगर खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं है, उससे नीचे खर्च करने वाले गरीब हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे जो मैंने आपको यहां दे दिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया सापेक्ष निरपेक्ष। अब थोड़ी हम बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा पूरा डायमेंशन शिफ्ट रहेगा बहुआयामी गरीबी पर, क्योंकि मैं गरीबी के अब तक के मापन तरीके उस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन है, डेफिनेटली आप पढ़े होंगे। तो बहुआयामी गरीबी को समझते हैं। परिभाषा इसका क्या है, तो गरीबी की संकीर्ण जो परिभाषा हुआ करती थी, जो भी बताया मैं आपको, उसमें केवल एक आयाम पर ध्यान दिया जाता था, और एक आयाम खासकर उसमें आय को देखा जाता था। लेकिन यह गरीबी की व्यापक अवधारणा है, और उसके बजाय ये क्या करती है, गरीबी के व्यापक पहलुओं को संबंधित करती है। एक आयाम को नहीं बल्कि व्यापक पहलुओं को एक साथ मिलाकर चलती है, इसलिए ये क्या है, बहुआयामी गरीबी कहलाती है। इसके तहत एक से अधिक आयामों या संकेतकों को शामिल किया जाता है। आपको पता है कि यूएनडीपी वाला 3 आयाम और 10 संकेतक लेता है, और नीति आयोग वाला 3 आयाम और 12 संकेतक लेता है। वो हमने पीटी में देख लिया है, जैसे पोषण, बाल मृत्यु दर, खाना पकाने के लिए ईंधन तक पहुंच, स्वच्छता, पेयजल इत्यादि, और बहुत सी चीजें ली जाती हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति क्या है, तो देखिए 2013-14 में 29.2% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी। रंगराजन समिति में भी ये बताया गया था। 2022-23 में घटकर ये 11.3% हो गई है। यही नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया है कि 9 वर्षों में, अभी जो न्यूज में भी आपने देखा कि 9 वर्षों में गरीबी कम हुई है, इसी की बात हो रही है। 2013 के बाद लगभग 248.2 मिलियन या इसी को 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं, निकल गए हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। और विश्व बैंक के आंकड़े भी बताते हैं, ये तो नीति आयोग का है, कि भारत की गरीबी दर 2015 में लगभग 19% से घटकर 2021 में 11.9% हो गई है। तो विश्व बैंक भी बोल रहा है, यह भी आपको दिमाग में रखना है। और भारत सरकार का लक्ष्य क्या है कि इस गरीबी को कम करके 1% तक ला दिया जाए। तो ये लक्ष्य है, देखिए कब तक पूरा किया जाता है। सरकार कोशिश कर रही है, हमें इसको दिमाग में रखना है। अब आते हैं कि नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी किया है उसका क्या निष्कर्ष है। इसका निष्कर्ष यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य गरीब के रूप में वर्गीकृत जो लोग थे, उनकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई है। यहां गरीबी में बहुत तेजी से गिरावट आई है। जीवन स्तर के आयाम के संकेतकों ने 2005-6 के अभाव के उच्चतम स्तर को दर्शाया है। 2005-6 में अभाव का उच्चतम स्तर था,
और उदाहरण के लिए 2005-6 में 74.4% आबादी खाना पकाने के ईंधन से वंचित थी, लेकिन 2019-21 में यह घटकर 43.9% हो गई है। आपको लगेगा सर आप तो 2023-24 का डेटा दे दीजिए, लेकिन आपको पता है कि डेटा थोड़ा लेट ही मिलता है, एक्चुअल डेटा। इसी तरह 2005-6 में 70.9% आबादी पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं से वंचित थी, लेकिन 2019-21 के बीच घटकर ये 30.9% हो गई है। तो काफी डेवलपमेंट हुआ है इसमें। बिहार में 2013-14 में जो एमपीआई है, बहुआयामी निर्धनता है, गरीबों की हिस्सेदारी इसमें 56.3% थी और अब यह घटकर 53% गिर गई है और 26.59% हो गई है। तो मतलब 56.3% से घटकर कितना हो गई है, 26.3% हो गई है, बहुत कम हुई है। तो ये नीति आयोग ने निष्कर्ष दिए हैं। कई लोग इस पर क्या कर रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं, बट हम एज ए यूपीएससी के एस्पायरेंट है तो जो सरकार के डॉक्यूमेंट है उसको देखना पड़ेगा। अब भारत में बहुआयामी गरीबी के कुछ कारण भी होंगे, ऐसे तो होगा नहीं, तो इतने कारण हैं, हमने उसमें से कुछ ले लेते हैं। एक तो है कि आय की असमानता है। आपको पता है कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट बोलती है कि ऊपर के लगभग 1 से 5% लोगों के पास उतने पैसा है जितना कि नीचे के बॉटम के 70% लोगों के पास है। तो आय की भयंकर असमता है, आय की असमानता है, इसके कारण भी ये बढ़ रहा है। स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और लागत बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच कम है। आपको पता है कि गांव में आज भी प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, शहरों में हॉस्पिटल है तो बहुत ज्यादा डॉक्टरों का अनुपात उसमें कम है, बहुत ज्यादा रसेस है, सबको डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में बहुत ज्यादा पैसा है। आयुष्मान भारत जरूर आया है लेकिन फिर भी अभी बहुत चैलेंजेस है। और वैसे ही लागत बहुत ज्यादा है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अभी बताया वही कि हॉस्पिटल्स, परिवहन की चीजें, रोजगार से संबंधित चीजें, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जल का हालांकि कोशिश किया जा रहा है, जल मिशन आज हमने लिया भी है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। शिक्षा एवं स्वच्छता और स्वच्छ जल, शिक्षा में अभी भारत के आपको देखते हैं कि स्थिति गड़बड़ है। साक्षरता भले ही ज्यादा हो रही है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आ रही है। उसके साथ स्वच्छता हालांकि बहुत अच्छी हुई है लेकिन अभी भी बहुत स्वच्छता से संबंधित दिक्कतें हैं। और उसके साथ साथ स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं होती, जिसके कारण लोग कुपोषण और तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं और उसका इलाज कराते समय ही लोगों की आय समाप्त होती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, मैंने कुछ कारण गिना दिए हैं जिससे कि एक होलिस्टिक अप्रोच आपको सारे डायमेंशन मिल जाए। एक डायमेंशन में 1000 बातें कर ले वो सही नहीं है, अलग अलग डायमेंशन में कुछ कुछ बातें कर ले वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं डायमेंशन अलग अलग रखता हूं। अब बात आते हैं हम किस पर कि बहुआयामी गरीबी निवारण हेतु भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। तो बहुत से प्रयास किए हैं। पहला देखिए पोषण अभियान, यह स्वस्थ आहार, उचित पोषण को बढ़ावा देने और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। नामी है पोषण मिशन, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो पोषण अभियान अच्छा भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इसका लक्ष्य खासकर बच्चों, किशोरियों, जो यंग एज की महिलाएं हैं, महिलाओं में कुपोषण और बौनेपन को कम करना है। स्टंटिंग, आपको पता है कि वेस्टिंग, स्टंटिंग, इनको कम करना है। उसके साथ साथ एनीमिया मुक्त भारत आप सुने होंगे, कृमि मुक्त भारत सुने होंगे। तो एनीमिया मुक्त भारत का प्रयास किया जा रहा है, कृमि मुक्त भारत का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि लोग स्वस्थ रहे, तभी तो वो अपने जीवन को बेहतर जी पाएंगे। डिजिटलीकरण का एकीकरण किया जा रहा है। जैम का नाम सुने होंगे आप, जैम तिकड़ी, जनधन खाते, आधार पहचान और मोबाइल फोन में कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीबीटी आज मोबाइल से ही तो हो रहा है। तो आधार, जनधन, कुछ आधार से खाते होने चाहिए और मोबाइल, इन तीनों ने मिलकर बहुत कुछ सरकार के जो इनिशिएटिव है उसको लोगों तक पहुंचाने में बहुत बेहतर प्रयास किया है, बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। जैम बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया। कैसे? पहले केवल गरीबी को हम आय से मापते थे, जो सही नहीं था। अब क्या कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पद्धति के समान जो संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी और ओफी मिलके वैश्विक निर्धनता सूचकांक जारी करते हैं, उसी प्रकार अब क्या कर रहा है, नीति आयोग भी राष्ट्रीय एमपीआई को अपना लिया है। और आपको पता है कि 2021 से वो
इस पर जारी कर रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। मैं थोड़ा इसको हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, 2021 से शुरू हुई है, ये काफी अच्छी बात है। स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है शुरू किया गया था और काफी इसके फायदे हुए हैं, हालांकि चैलेंजेस भी हुई उतने ही हैं। तो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना इसका लक्ष्य था और भारत को खुले में शौच से मुक्त करने से या शौच मुक्त बनाना था, और काफी प्रयास किया गया है। बहुत से जिले, बहुत से राज्य, बहुत से गांव शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं, लेकिन और भी आगे काम करना है। आपको पता है कि ओडीएफ प्लस, ओडीएस प्लस प्लस, ऐसे बहुत से काम किए जा रहे हैं, तो अच्छा प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन, इस पर आज हम शामिल भी करेंगे इसको। 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अगले साल मतलब पूरा ही हो जाएगा। इस पर ही न्यूज आया है आज, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। हर प्रकार की चीजें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें आपको पता है कि स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, खासकर गैस सिलेंडर, जिससे कि इंडोर जो पोल्यूशन हो रहा है, महिलाओं को तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, उससे बचाया जा सके। तो इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करना है। आपको पता है कि जो राष्ट्रीय एमपीआई है उसमें यह क्या है, एक संकेतक भी है। यह पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाले इंडोर वायु प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगा और स्वास्थ्य परिणामों में क्या करेगा, सुधार करेगा। तो ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है। अगला है प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण। बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था, आपने सुना होगा कि राजीव गांधी जी ने बोला था कि 1 रुपया चलता है तो नीचे जाते जाते वो कुछ पैसे बन जाता है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि सीधे लाभार्थियों तक के खाते में सीधे पैसा पहुंच जा रहा है, बीच में बिचौलियों को अंत कर दिया गया है। तो डीबीटी टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चेंजेस किया है। प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण जो है, इन हस्तांतरणों ने विभिन्न लाभ योजनाओं का कुशल कवरेज सुनिश्चित किया है, जिससे रिसाव में काफी कमी आई है। अब वो 1 रुपए ही जाके पहुंच जाता है लोगों को, वो 5 पैसे नहीं होता है। अगली बात क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको पता है कि घर भी होना जरूरी है मानवीय गरिमा के लिए। अगर घर नहीं है तो आप कैसे रह सकते हैं। इसके लिए भी सरकार, अभी आप पढ़े होंगे न्यूज में आया है, 16 तारीख के न्यूज में ही आया था कि हर महीने 2 लाख घर दिए जाएंगे। लेकिन अब वो कितना सच्चाई, क्या चीजें हैं, वो हमें पढ़ना है, देखना है। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना देश के निम्न और मध्यम आय वाले निवासियों के लिए किफायती आवास तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये, और काफी अच्छे तरीके से क्रियान्वित भी हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपको पता है गरीबों को खाने के लिए राशन की व्यवस्था की जाती है इस अधिनियम के माध्यम से। इसके अलावा भी आपको पता है कि कोविड के बाद एक और योजना शुरू की गई, ऐसा ही अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना। लेकिन हमने इसको कवर किया है कि 81.35 करोड़ लोग, ये योजना क्या करती है, तो यह योजना 81.35 करोड़ लाभार्थियों को समावेशित करते हुए ग्रामीण और शहरी आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, गेहूं चावल। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कोई भूखा न रह सके। अगला है कौशल भारत अभियान। कौशल भी चाहिए, और भी बहुत सी योजनाएं हैं। मैंने अलग अलग डायमेंशन कवर करने का प्रयास किया है। एक ही डायमेंशन कवर करने लगूं तो फिर वो यूपीएससी के जो मेंस के आंसर लिखे जाते हैं उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो कौशल भी देना जरूरी है, जिससे कि उनके पास कौशल रहे, शिक्षा रहे, तभी तो वो अच्छे रोजगार कर सकते हैं, आय कमा सकते हैं। आय आएगा फिर बाकी चीजें कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों को गरीबी के चक्र को तोड़ने और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रासंगिक कौशल प्रदान करना है। गरीबी का दुष्चक्र पढ़े होंगे आप, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अगर उस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना है तो शिक्षा, रोजगार और कौशल का होना अति आवश्यक है। तो ये सरकार के प्रयास हैं, और भी प्रयास हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरा समग्र रूप से इसको कवर करने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन चुनौतियां भी हैं, तो अब चुनौतियां देख लेते हैं कि बहुआयामी गरीबी निवारण के समक्ष चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं? क्षेत्रीय असमानता। आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में
गरीबी कहीं ज्यादा है कहीं कम है। गुजरात में जाकर देखेंगे स्थिति अलग है, बिहार यूपी में अलग स्थिति है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति है। हमें ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी जो क्षेत्र आधारित हो। अगर हम एक ही नीति लगाकर पूरे राष्ट्र में लगाएंगे, पूरे भारत में लगाएंगे, तो वो सही तरीका नहीं है जो अब तक किया जा रहा है। क्षेत्रीय असमताएं या असमानताएं, तो विभिन्न राज्यों में गरीबी के स्तर में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं जो असमान विकास और क्षेत्र विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता का संकेत देती है। जो बोलता है कि हमें क्षेत्र विशिष्ट नीतियां बनानी चाहिए, तो एक प्रयास ये करना चाहिए। अगला, आंकड़ों की गुणवत्ता संबंधी चिंताएं। अगर हमको सही डेटा नहीं मिलेगा तो हम कैसे पता कर पाएंगे कितने गरीब हैं कितने गरीब नहीं हैं, किस तरीके से नीतियां बनाई जाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। डेटा गुणवत्ता के मुद्दों के कारण सरकार द्वारा 2017-18 उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण की अस्वीकृति, उसको नहीं लिया गया, विश्वसनीय डेटा प्राप्त करने में चुनौतियों को उजागर करता है। अगर सरकारें सही तरीके से आंकड़े नहीं बनाएंगी तो फिर ये सही नहीं है। अब बताती है कि गरीबी में व्यापक अंतर। गरीबी में व्यापक अंतर कैसे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में गरीबी में बहुत अंतर है। तो हमें गरीबी ग्रामीण हिस्से में अलग फोकस करना पड़ेगा, शहरी हिस्से में अलग फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियां अलग अलग हैं तो नीतियां भी हमारी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये भी एक चुनौती है। बुनियादी सेवाओं का अभाव है, यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग। जैसे लाखों भारतीयों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छता तक पहुंच नहीं है, जिससे उनके लिए गरीबी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने कुछ बातें यहां लिखा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो और भी यहां पर कारण हमने देखा था, उन कारणों पर अगर आप चले जाएं कि क्या क्या कारण थे, यहां मैंने कारण बताए हैं। देखिए, तो आय असमानता, तो आय असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिससे सरकार को टैक्स के माध्यम से कुछ ऐसा करना चाहिए कि गरीबों पर बर्डन नहीं आए, लेकिन अमीरों से लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। संसाधनों का सही वितरण किया जा सके। तो बहुत सी चुनौतियां हैं, संसाधनों का सही वितरण नहीं है। तो कुछ चुनौतियां मैंने आपको यहाँ बता दिया अलग अलग डायमेंशन से। अब थोड़ी हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। चुनौतियां पता है तो आगे का रास्ता पता होगा। स्थानीय सरकार और संस्थानों की सहभागिता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्षेत्रीय असमानताएं हैं तो स्थानीय सरकारों को विश्वास में लेकर और क्षेत्र विशेष नीतियां बनानी है। तो सभी लोगों को मिलके, जितने भी हितधारक है सबको मिलके निर्णय लेना जरूरी है। तो वही बोला जा रहा है कि स्थानीय सरकार, संस्थानों, जो भी और संस्थान हैं, उन सबकी सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए, फिर नीतियां निर्माण किया जाए। दीर्घकालिक विकास का समर्थन करने वाले सार्वजनिक निवेश जैसे मानव पूंजी में निवेश को बढ़ाया जाए। मानव पूंजी में निवेश करेंगे तभी आपको शिक्षा बढ़ेगी, कौशल बढ़ेगा, उसके साथ साथ स्वास्थ्य की चीजें बढ़ेंगी, अवेयरनेस बढ़ेगा। तो मानव पूंजी में हमें जो व्यय है उसको बढ़ाना चाहिए, जो कम है हमारे देश में। निर्धनों को नुकसान पहुंचाए बिना, क्योंकि आय लाना है सरकार को, तो निर्धनों को नुकसान पहुंचाए बिना व्यक्तिगत और कारपोरेट कराधान को अधिक प्रगतिशील बनाकर राजस्व जुटाया जा सकता है। और उस राजस्व का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? संसाधनों के सही तरीके से या निचले तबकों पर वितरण करने में किया जा सकता है। अगला है सटीक विश्वसनीय डेटा संग्रह और शिक्षा गुणवत्ता जैसे क्षेत्रों में सरकारी खर्च को वृद्धि किया जाए। सरकार का प्रयास ये होना चाहिए कि सही वास्तविक डेटा आए, उसकी सही गुणवत्ता हमारे पास आए, और उसके साथ साथ जो अलग अलग शिक्षा और अन्य गुणवत्ता क्षेत्र हैं उन पे बढ़ावा देना चाहिए, जो यहाँ पे आपको मानव पूंजी में निवेश बताया गया था। अगला है क्षेत्रीय असमानताएं हैं। तो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए न केवल मात्रा बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करने से संतुलित और समावेशी प्रगति में मदद मिलेगी। क्योंकि हमें विकास संतुलित करना है, समावेशी करना है। हमें विकास ऐसा नहीं करना है कि कुछ राज्य के लोग बहुत अच्छे हो जाएं, वो एकदम गरीबी से दूर हैं, और कुछ राज्य के लोग गरीबी में ही फल फूल रहे हैं, गरीबी में ही प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए संतुलित विकास करना है तो हमें क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हो गए जिनको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज का मेंस का टॉपिक हमने कवर कर लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें भली भांति समझ में आ गई होंगी। और जो बहुआयामी सूचकांक से संबंधित मुद्दा है उस डीएनएस का, हालांकि 16 तारीख का डीएनएस है, मैं आपको लिंक में लगवा दूंगा। अब आज के पीटी के, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आज के पीटी के खबर पे आते हैं और इस खबर का मुख्य बिंदु क्या है देखिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है। ये आपको पता है, काफी दिनों से चल रहा है। और ये जन्म कब लिया? तो जब मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा मैतेई जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का दिशा निर्देश दिया गया कि मैतेई जनजाति को भी क्या किया जाए, जो एसटी सूची होती है उसमें शामिल किया जाए। वहां से ये मुद्दा जन्म लिया। अभी वर्तमान संदर्भ क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो मणिपुर की सरकार से कुकी और जोमी इन दोनों जनजातियों को एसटी सूची से हटाने पर परामर्श मांगा है। किसने? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार मणिपुर की राज्य सरकार से इन दोनों जनजातियों को एसटी सूची से बाहर करने का परामर्श मांगी है, इसलिए ये खबर में है और कई दिनों से खबर में था ये। तो ये संदर्भ है, यही बातें सब यहाँ बोली गई हैं। और बाकी मणिपुर की जो हालत है कुकी मैतेई वाला आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, विगत वर्ष में ऐसे प्रश्न पूछा गया है, पीवीटीजीज पे पूछा गया है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम कि कुकी और जोमी जनजाति क्या है। सबसे पहले कुकी जनजाति। तो कुकी जनजाति प्रमुख रूप से मणिपुर में पाई जाती है एवं इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में पाई जाती है। मुख्य रूप से मणिपुर, लेकिन उसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में ये पाई जाती है। इन्हें लुसाई, डारलांग्स, लाल बोलते हैं लोग, डारलांग्स लाल शब्द भी यूज करते हैं। तो डारलांग्स, रोकुम्स और बर्मा सीमा पर इन्हें, इंडिया में तो ये, और बर्मा सीमा पर इन्हें चीन के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्सर आप सुने होंगे तीन जनजातियां अक्सर न्यूज में आती हैं। तो बर्मा सीमा पर इंडिया और इसी नाम से जो म्यांमार है उसकी जनजाति भी है चीन जनजाति। म्यांमार के चीन लोगों और मिजोरम के मिजो लोग कुकी की सजाती जनजातियां हैं। तो ध्यान रखिएगा कि म्यांमार के चीन और मिजोरम के मिजो कुकी की सजाती जनजाति हैं, जो कि सामूहिक रूप से, जो केवल ZO, सामूहिक रूप से अपने को जो लोगों के रूप में बताते हैं या जाने जाते हैं। तीन कुकी समूह के अंतर्गत बहुत से आते हैं जो आगे मैं दिखा दूंगा आपको। गंगटे, हमार, पाइते, थोडो, वैफई, जोऊ, एमोल, चीरू, ये सारे जनजातियां इसमें शामिल हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अभी आगे मैं पीपीटी पर भी इसको रखा हूं। अब जोमी जो नाम है, इसमें जोमी क्या है? तो चीन कुकी समूह में से जो पाइते, जोऊ, गंगटे और वैफई हैं, ये खुद को बोलते हैं कि हम लोग क्या है, जोमी है। तो इन्होंने अपना एक अलग ही पहचान रख लिया है जोमी के नाम से, हालांकि है तो कुकी से ही संबंधित। अब बताती है इनकी धर्म और संस्कृति क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि इनके स्वयं के प्रथागत कानून है, इनका खुद का ही प्रथागत कानून है। और ये समुदाय के बाहर न तो विवाह करते हैं, समुदाय के अंदर ही विवाह करते हैं, इनकी संस्कृति है। कुकी संगीत और नृत्य के शौकीन हैं और सामुदायिक स्तर पर नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं और इसको करते भी हैं, इस नृत्य को। तो कुल मिला के सभी जनजातियों के अपने कुछ कल्चर होते हैं, इनके भी बहुत से कल्चर हैं, उसमें से हमने कुछ बिंदु लिया। अब बताता है कि इनका धर्म क्या है। तो परंपरागत रूप से ये क्या थे, एक तरीके से नेचुरल लोग थे, जीववादी थे, जो क्या करते थे, देवताओं और आत्माओं की, जीवों की पूजा करते थे। लेकिन 90 वर्षों में, आने वाले समय में धीरे धीरे ये क्या हो गए हैं, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ज्यादा लोग अभी ईसाई धर्म में कन्वर्ट होकर ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनका आपने जनरल इनके बारे में जान लिया तो आगे थोड़ा समझना आपके लिए आसान होगा। अब ये आप देखिए डिस्ट्रिक्ट और पीपल्स, ये इनके जो भी
यहाँ पे बताया गया है मैप के थ्रू जिले और राज्यों के बारे में, और बताया गया है कि मैतेई में कौन पाया जाता है, कुकी में, फिर नागा डोमिनेटेड में, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। और ये इस मैप में बताया गया है कि जो कंपोजिशन ऑफ मणिपुर पॉपुलेशन है कितना कितना है। देखिए मैतेई ये वाला हिस्सा है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद नागा देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है, थोड़े कम है। कुकी और जोमी जो है ये वाला हिस्सा है तो ये कम है, और अदर्स जो है ये है। अब ये कौन कौन है थोड़ा सा पहले उसको एक बार देख ही लीजिए पहले, कि मैंने यहाँ लगा दिया है कि नागा जनजाति समूह जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसको मैं 1 बाय 1 पढ़ूंगा नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, कि काबुई है जिसको रोंगनेई और पुइनेई भी बोलते हैं, काचा नामा, ये सब नाम है, एक बार देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। 3 कुकी मिजो जनजाति समूह वहां पे कौन कौन सी हैं, मध्यस्थ समूह कौन कौन सी हैं जो इनके बीच में आती हैं, और जो गैर है वो कौन कौन सी है, अंगामी, राल्टे, सेरना और सुक्ते। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अभ्यास प्रश्न इसके बाद देखेंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इस मैप के बाद अगर वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैप अगर देख लिया और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया समझ में आ जाएगा, ये कंपोजिशन वहां पे पूरा पूरा मिल जाएगा आपको। अब देखिए किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति जातियों की सूची में शामिल करना या बाहर करने की प्रक्रिया अगर करनी है तो 8 चरण का प्रयोग किया जाता है। पहला चरण क्या है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर शुरुआत होगा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर यह शुरू होगा, और इसमें क्या होगा, इसकी शुरुआत किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उसके प्रशासन जो भी रहेगा उसके द्वारा किसी विशेष समुदाय को एससी या एसटी सूची में शामिल करने या बाहर करने से अपनी इच्छा व्यक्त करने से शुरू होगा। द्वितीय चरण में राज्य सरकार की अनुशंसा, राज्य क्या करेगी, केंद्र को शामिल करने या हटाने के लिए अनुशंसा करेगी। तीसरा चरण में क्या होगा, तो केंद्रीय मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। राज्य क्या करेगी, तो केंद्रीय मंत्रालय को, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय और मंत्रालय को अपना सुझाव क्या कर देगी, भेजती है। फिर चौथा चरण क्या होता है, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा उसकी जांच पड़ताल की जाती है। जनजाति मामलों का मंत्रालय प्रस्ताव की जांच करता है और मंत्रालय मंजूरी मिलने पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल को भेज देता है। अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो यहीं पर रुक गई बात, अनुमति मिल गई तो रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगी बात। पंचम चरण भारत के रजिस्ट्रार जनरल का अनुमोदन। भारत का रजिस्ट्रार जनरल अगर इसको अनुमोदन दे देता है और अनुसूचित जनजाति आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग को अगर ये बोल देता है कि हाँ ये बात ठीक है, तो छठवां चरण आता है, केंद्र सरकार की मंजूरी मिलेगी। केंद्र सरकार अपने कैबिनेट के थ्रू इसको क्या कर देगा, समीक्षा करेगा और पास कर देगा। सातवां चरण विधायी संशोधन होगा। बिना विधायी संशोधन के ये काम होगा नहीं, तो अब ये 2 ज्यादा महत्वपूर्ण है। विधायी संशोधन होगा तो एससी एसटी सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करना या उसको बाहर करने के लिए 1950 के संविधान एससी आदेश और 1950 के संविधान एसटी आदेश में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित करना पड़ेगा संसद में। और अगर यह भी हो गया तो फिर 8वां चरण आएगा जो राष्ट्रपति की अधिसूचना से होगा, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति की अधिसूचना नहीं आएगी तब तक उसको क्रियान्वित नहीं माना जाएगा। तो अंततः अगर यह काम हो जाएगा तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के कार्यालय पर निर्भर करता है। और आपको पता है कि अगर संसद करेगी तो वो मान ही लेगा, जो परिवर्तनों को विवरण देते हुए एक अधिसूचना जारी कर देगा कि हम क्यों इनको बाहर किए हैं, किसके तहत बाहर किए हैं। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत करेगा। तो ये 8 चरणों से गुजर के किसी भी जनजाति या जाति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के रूप में शामिल कर सकते हैं या उनको बाहर कर सकते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, न्यूज में रहा है तो पीटी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है, उसको हल करने का प्रयास करिएगा जो बहुत ही साधारण है। अब आज के अंतिम खबर पर आते हैं हम, और देखिए स्पष्टता लिखा है कि इस साल दिसंबर तक जल जीवन मिशन पूरा होने के आसार। मतलब 2024 लक्ष्य लिया गया था और 2024 के ही अंत तक जल जीवन मिशन क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा,
ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। इसलिए हमने इस न्यूज को लिया है, क्योंकि सरकारी योजनाओं से संबंधित खबर अक्सर पूछी जाती है और ये पूरा होने वाला है, तो पीवाईक्यू इस पर मतलब प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। तो ये खबर है, इसी में बात किया गया है कि क्या क्या सरकार ने प्रयास किया है, क्या नहीं किया है, वो सब मैं आपको यहाँ बताता हूं। तो ये देखिए, इससे पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम आई थी और उस स्कीम पर प्रश्न पूछा गया था 2017 में। इसको पढ़ लेते हैं। परिचय क्या है? तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। आपको मैं पहले समझा चुका हूं डीएनएस में कि केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब क्या होता है। तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा या खुद रिवाइज करिएगा कि क्या इसमें राज्य भी पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं केंद्र प्रायोजित योजना में। केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, किसके तहत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। और काफी अच्छा काम हुआ है, गांव गांव में नल लग गए हैं घरों में और जल मिल रहा है, तो बहुत अच्छा प्रयास है ये। बच्चों पर फोकस, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, आश्रम जो शालाएं हैं, इनमें नल की व्यवस्था की गई है जिससे कि पानी की आपूर्ति की जा सके। और क्या उद्देश्य इसका है? तो वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार, हर घर नल से जल, आप देखेंगे टैगलाइन इसका है, को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन, जिसको फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बोलते हैं, उपलब्ध कराना। हर घर को नल के माध्यम से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है 2024 तक, और दिसंबर 2024 तक ही इसके पूरा होने के आसार है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जल जीवन मिशन की ग्रामीण, जो जल जीवन मिशन ग्रामीण है, इसकी विशेषताएं हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। बाकी मुख्य परीक्षा में भी इससे जुड़े कुछ कंटेंट हम ले सकते हैं, जो कभी अन्य लेक्चर में हम देखेंगे। तो मुख्य विशेषता क्या है? तो पहले तो घरेलू नल कनेक्शन देना आपको पता है। उसके बाद कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी देना है इसके माध्यम से, और इसको BIS 10500 मानक भी मिल गया है। दीर्घ अवधि तक निरंतर जल की आपूर्ति होती रहे। और क्या है? तो यह एक मांग संचालित और समुदाय प्रबंधित जल आपूर्ति कार्यक्रम है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि समुदाय आधारित, मतलब जितना जरूरत है उतना पानी मिले। समुदाय आधारित मतलब समुदाय के लोग ही उसका रख रखाव करेंगे, समुदाय के लोग ही उससे जुड़ा जो पैसा रहेगा उसको इकट्ठा करेंगे। तो इसमें जल आपूर्ति के लिए केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण की बजाय प्रत्येक घर में पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जहां भूजल में आर्गेनिक है, फ्लोराइड है, आयरन है, आर्सेनिक है, लवणता है, भारी धातु जहां नीचे पानी में है, वो पानी को अगर हम पीते हैं तो तमाम बीमारियां होती हैं। उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। और क्या किया गया है? तो जब इसके लिए टंकी बनाई जाएगी, इसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, तो संपत्ति है वो सरकार की, सार्वजनिक संपत्ति है, तो उसको जियो टैगिंग किया जाएगा। तकनीकों का इसमें खूब प्रयोग किया गया है, तकनीकों के माध्यम से ही इसको संचालित किया जा रहा है। तो बोला कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तकनीकी हस्तक्षेप लगाया गया है इसमें। जेजेएम मतलब जल जीवन मिशन के तहत सृजित प्रत्येक संपत्ति को जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग आपको डेफिनेटली साइंस टेक में पता है कि जियो टैगिंग करके किस तरीके से उसका हम लाइव लोकेशन, किस तरीके से उसको रख रखाव कर सकते हैं। वास्तविक समय के आधार पर जल आपूर्ति की माप और निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग, जो आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पढ़े होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग, वस्तुओं का इंटरनेट, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी प्रयोग किया गया है। मतलब पूर्णतः तकनीकी के माध्यम से ही ये संचालित हो रही है। कुछ अन्य विशेषताएं हैं, इनमें से पूछ ले कभी कि ग्राम स्तर पर जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट, क्योंकि जल का गुणवत्ता का परीक्षण भी तो करना पड़ेगा कि सही गुणवत्ता का जल लोगों के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो फील्ड टेस्ट किट लगाया जा रहा है। और इसके लिए प्रत्येक गांव में कम से कम 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो टेस्ट कर सके इसका, और प्रयास किया जाएगा कि इसमें महिलाओं को वरीयता दिया जाए।
महिलाएं अगर इच्छुक हो तो महिलाओं को ही इसमें लिया जाए, जिससे कि महिलाओं का एम्पावरमेंट भी हो, सशक्तिकरण भी हो। इसके तहत उन क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता का निर्माण किया जाएगा जिन्हें केवल पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, जैसे राजमिस्त्री, मैकेनिक, प्लम्बर इत्यादि। ऐसा कहा जाता है कि ये पुरुषों का ही क्षेत्र है, पुरुष ये काम करते हैं। तो इनमें स्त्रियों को लाकर ये मिथक को तोड़ा जाएगा कि ये काम तो स्त्रियां भी कर सकती हैं। इससे संबंधित कुछ पहले ली गई हैं, जलमणि कार्यक्रम, स्वजल योजना, ऐसे कुछ पहले ली गई हैं। इन पहलों के माध्यम से इस योजना को तेज करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत एक जल समिति बनाई गई है। उस जल समिति में 50% तो महिलाओं को ही रखना है और बाकी समाज के जितने भी कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग हैं उनको अनुपातिक रूप से इसमें प्रतिनिधित्व देना है। ये करेंगे क्या? तो ये लोग क्या करेंगे, जल उपयोग का शुल्क भुगतान करने हैं तो शुल्क जाके भुगतान होगा तो उसको लेंगे, मतलब इनका काफी काम रहेगा। समुदाय के साथ संवाद करेंगे, शुल्क हेतु नियमित अंतराल पर जल की गुणवत्ता की जांच कराएंगे। ये जो भी जांच करने वाले प्रशिक्षित लोग हैं उनसे मिलकर जांच कराते रहेंगे और नियमित बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करते रहेंगे। जो भी बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा इस मिशन को चलाने के लिए, उसका ये लोग क्या करेंगे, तो रख रखाव करेंगे, देखते रहेंगे, प्रबंधन करते रहेंगे। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो थी प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप वो मैंने कवर किया है। अब इससे ही संबंधित एक अभ्यास प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है। इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का आप प्रयास करिएगा और इस तरीके से आज का डीएनएस तो यही समाप्त होता है और डीएनएस को कुछ समय के लिए हम अस्थायी रूप से स्थगित भी करते हैं। लेकिन हमारे YouTube पे आप जुड़े रहिए, हम जल्दी ही प्रीलिम्स के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विषयवार, टॉपिक वाइज वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जो डेफिनेटली आपको यूपीएससी सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मिलते हैं आगामी लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।